अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मार इमरान और आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। 27वीं जो तरमीम है, आइनी तरमीम, उसमें वो कर दी गई और उसको बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली से ये पास करवा ली गई है। इसके बाद सैनेट में और सैनेट के बाद सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद बाकायदा तौर पर नोटिफाई हो जाएगी गज़ट में और कानून जो है वो बन जाएगा। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से हमने देखा कि दो जो हमें नज़र आए पहलू, एक जो करवाना चाह रहे थे, कुछ वकला उनके हक़ में थे और कुछ वकला जो है वो उसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसी हवाले से हम जानते हैं सीनियर कानूनदान हैं महमूद अशरफ खान साहब, साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार भी, इसके अलावा सियासत में बड़ा जो गहरी दिलचस्पी रखते हैं। अपनी पूरा जो इनका पैनल हमेशा हर फॉर्म पे सामने होता है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, इलेक्शंस की, पंजाब बार की बात करें, और एक बड़े पैनल के साथ इनकी वाबस्तगी है, बल्कि मुल्तान से, साउथ पंजाब से लीड भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। क्या समझते हैं 27वीं आइनी तरमीम? और आज हम आपसे इसलिए बात कर रहे हैं कि तरमीम से पहले जब मुजवज़ा ये एक बना था ये बिल, तो उस वक्त से आप जो है इस तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, सेमिनार्स भी कर रहे हैं और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी पेश कर रहे हैं। आज ये बिल पेश हो गया, क्या समझते हैं 27वीं आइनी तरमीम की में क्या तब्दीलियाँ होंगी जो कि आने वाले वक्त में परेशान कुन होंगी? देखिए जी, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सबसे पहले तो ये बात है कि परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर मैंने अपने यानी कि ख्यालात का इज़हार करते हुए ये कहा था कि इस वक्त जो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके ज़रिए तमाम अदारों का वजूद ख़त्म कर दिया गया है। पहले तो ये है कि अगर अमेंडमेंट करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो एक आपके लिजिटिमेटली फॉर्म्ड असम्बली ने करनी है, पार्लियामेंट ने करनी है। अगर पार्लियामेंट का वजूद ही क्वेश्चनेबल है कि वो बंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं जिन्होंने इलेक्शन जीता ही नहीं और फॉर्म 47 में बन के आए हैं और उनका जो उनके मुतालिक पिटीशंस पेंडिंग है और उनका डिसीजन ही नहीं हो रहा, तो ये असम्बली तो बैठने के ही काबिल नहीं, असेंबल होने के काबिल नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर रही है। तो मैंने एक बात यही कही थी कि ना तो इस वक्त वजूद जो असल वजूद है हकीकी ना नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ना ही कॉन्स्टिट्यूएंट जो अदारे हैं हमारे इन दोनों का, ना ही अदलिया का। और पार्लियामान में भी मैं समझता हूँ कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो वॉलंटरीली तो हो नहीं रही हैं। वो जिन्होंने उनको पार्लियामेंट में बिठाया है उन्हीं का ही एजेंडा लेके चल रहे हैं। मैंने एक बात, वो कल परसों एक क्वेश्चन हुआ कि अभी तक तो ये जो अमेंडमेंट है ये सरफेस हुई नहीं है, तो इस पर हमने तनकीद करने के लिए या क्या कर लिया, ये क्यों बैठे हैं? तो मैंने वो जो क्वेश्चन किया था जिन साहब ने, तो मैंने उसको उनको आंसर किया। मैंने कहा बात यह है कि ये पाकिस्तान में असम्बली वाहिद असम्बली होती है कि जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टेक्स्ट के मुतल्लिक भी वहाँ के MNAs को नहीं पता होता जिन्होंने वोट देना है, उनके इल्म के बगैर ही होता है। ये तो एक रोबोटिक असम्बली है। यानी आप समझते हैं कि ये जो आइन जिन लोगों ने पास कराया, अभी उनकी भी जो शनाख्त है या उनकी जो हैसियत है उस पर भी अभी सवालिया निशान है? वो सवालिया निशान भी है। दूसरा ये है कि हम इस तरमीम के ऊपर बात करते हैं। इस तरमीम में क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको? वही मैं कह रहा हूँ, वो उनको पता ही नहीं कि ये तरमीम का क्या एजेंडा था। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत सी बहसें हुआ करती हैं, मुख्तलिफ फोरम्स में इनका तबसरा होता है, उनकी राय ली जाती है अपना अवामी फोरम से भी कि ये अमेंडमेंट होने लगी है जिसका तल्लुक बुनियादी तौर पर आवाम से है। इस अमेंडमेंट के बारे में आपने देखा होगा। हाँ जी, मैं ये कर सकता हूँ, आप नाजरीन को क्या कहेंगे कि कौन सी चीज़ है जो सही नहीं? बुनियादी तौर पर एक तस्वर था कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस थी, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट थी। पूरे दुनिया में आप देखिए जो एक जुडिशियल सिस्टम होता है, पाकिस्तान में था एक सुप्रीम कोर्ट का वजूद। बिल्कुल वही सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलात को सुनती थी, वही सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलात को एडजुडिकेट करती थी। उनके बेंचेस बनते थे, जो फुल बेंच बनते थे, फुल कोर्ट होती थी। तो इस तरह करके तो आज भी उनके पास मामलात है, सिर्फ आइनी मामलात नहीं होंगे, उनके लिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बना रहे हैं बस, बाकी तो सारे मामलात जी। आपको एक बात बता, नहीं कोई मामलात नहीं होंगे। अब गुलाम रसूल बनाम दीन मोहम्मद, ये तो आपके जाएंगे उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास, उस कोर्ट के पास जिसको आइन ने बुनियादी तौर पर बनाया हुआ था। बाकी तमाम के तमाम केसेस जो सरकार से मुतल्लक होंगे या इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लक होंगे, उनके पसंदीदा बनाए हुए जजेस के पास जाएंगे। मतलब हमारे पास जो रिट है 199 की
जिसके लिए हम हमेशा जाते थे, किसी भी इदारे से हमें कोई शिकवा होता था, शिकायत होती थी, कोई तहफ़्फ़ुज़ होता था, तो 199 का अब जो है वो नई जो कोर्ट बनेगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, उसी में आप देखें, ये तो हाई कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट की भी ओरिजिनल, एपलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ये खत्म कर दी इन्होंने। अब वो तमाम की तमाम जो जुरिस्डिक्शन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देकर वो तमाम की तमाम ले गए कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सो मोटो नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट नहीं, सो मोटो तो पहले भी खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हमेशा सुप्रीम कोर्ट से सदर ने लेनी हो, सूबों ने लेनी हो, वो जुरिस्डिक्शन होती थी एडवाइजरी, वो भी खत्म करके उन्होंने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी सारी की सारी जो है वो उन्होंने नई ये सो कॉल्ड फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो किया उसको दे दिया। तो एक्चुअली उसका वजूद बीइंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो खत्म हो चुका है। अब इन्होंने ये जो बनाई है, अब एक और बात आप देखिए कितनी ज़बरदस्ती की बात है कि किसी हर अदारे में एक तरक्की का, एक अपार्टमेंट का एक तरीका होता है। अब इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये लिखा है, अगर कोई ये 3 का एक नाम जाएंगे अप्रूवल के लिए, अगर कोई जज इसको चीफ जस्टिस लगाया जाएगा किसी भी कोर्ट में, वो अगर रिफ्यूज करता है तो वो जज और जिनके नाम ऊपर कंसिडरेशन के लिए गए थे और वो कंसिडर नहीं हुए, वो तीनों के तीनों रिटायर सफर होंगे। मतलब यानी कि वो ओहदे पे भी नहीं रहेंगे, वो ओहदे पर भी नहीं अगर रहेंगे। कोई काम नहीं करना चाहता या वो कहता है इस बेंच में मैंने नहीं जाना, तो वो फिर ओहदे पे ही नहीं रहेगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वजूद कोर्ट के तौर पे खत्म करके इसको एक अपना झैली अदारा बना लिया है, जिसकी तमाम एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ये वो तमाम के तमाम इनके पास है। जब इनको सबसर्विएंट कर लिया आपने, क्योंकि कोर्ट का तस्वर है एक आज़ादाना कि बहुत कोर्ट आज़ाद होगी, ताकतवर होगी और वो कैपेबल होगी। अच्छा सर, मुल्क की 2 बड़ी जमातों ने इसको आइन कौमी असम्बली पास किया। पीपल्स पार्टी देखते हैं हमेशा से हुकूमत करती है, PMLN की, दोनों ने मिल के, तो वो ज़ाहिरी बात है थिंक टैंक उनके पास मौजूद हैं जो हमेशा से आइन बनाते आए हैं, जो आइन में जिन्होंने किरदार अदा किया है। तो अब क्या समझते हैं कि वो ये सही किरदार नहीं अदा कर रहे? भाईजान पहले तो ये दोनों जो आप कहते हैं दोनों हमारी सियासी जमातें हैं, ये ना सियासी हैं ना जमहूरी हैं, ये अब भी खुद आप देखिए कि खुद बैठी हैं, जो लेके हैं ये उनके सबसर्वियंस में बैठी हैं, और जो कुछ वो कहते हैं इनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। ये जो कुछ इनके पास ड्राफ्ट आता है ये वो कर देते हैं, इनकी इसमें कोई विल नहीं है, कोई और बात नहीं है, इनको डिक्टेट कराया जाता है और ये डिक्टेशन दे देते हैं। एक मादरत के साथ बात करूँ, शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, ये पाकिस्तान में जब पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुए, उसके बाद भी जो असम्बली बनी थी मेरे भाई, वो भुट्टो साहब की असम्बली, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन उसके पास नहीं थी, वो मगरबी पाकिस्तान में भी आ रही थी, उसके बाद मगरबी पाकिस्तान में भी पूरी सीटें नहीं थी, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ था, वो तो जीता था मुजीब। अब मुजीब ने जीत के मशरक़ी पाकिस्तान में नए इलेक्शन कराए, ये इन्होंने हार के इसको पहले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगाया और फिर उसको सदर लगाया और फिर उसको वज़ीर। अब आप समझते हैं जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बन रही है और उसके तमाम अख्तियारात जो होंगे वो इसके पास, एग्जेक्टिव के पास होंगे, यानी कि हुकूमत के पास होंगे, और जज भी हुकूमत जो है वो खुद अपनी वज़ीर आज़म जो है वो करेंगे मुकर्रर, और सदर उसको जो है वो फाइनल करेंगे। प्रोसेस तो वही है, सिर्फ एक नई कोर्ट बनने पे एतराज़ है। सुप्रीम कोर्ट में भी तो यही प्रोसेस चल रहा था। भाईजान आप एक बात सिर्फ मेरी भाई, एक चीज़ होती है एक अदारा, आप यहाँ आपका एक GHQ है, आप 2 GHQ बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे, इसलिए कि कमांड एक के पास होती है। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक अदारे की कमांड एक के पास है। सर एक बात सर, सुप्रीम कोर्ट के पास लाखों केसेस ऐसे थे जो बंदे फौत हो जाते थे, उसके बाद केसेस के फैसले हो रहे होते थे, उनके पास आइनी मामलात से निकलने का टाइम ही नहीं था। मतलब कि वो लोगों जिनकी ज़मीनों के मामलात हैं, जो बंदे की कोई क्रिमिनल मैटर्स हैं, तो वो उनका 6-6 साल 10-10 साल तक टाइम ही नहीं आता था, वो आइनी मामलात में उलझे रहते थे। तो ये ठीक नहीं है कि आइनी अदालत अलग हो और ये उन मामलात को निपटाए ताकि आम लोगों को भी रिलीफ मिले, सिर्फ सियासतदान ही सियासतदान ना होते। जी अगर तो नेक नियति होती ना, आप देखिए पहले मुल्तान डिवीजन में डेरा गाजी खान डिवीजन, साहिवाल डिवीजन, और पहले तो सरगोदा डिवीजन भी था। ये वक्त के साथ मुल्तान डिवीजन के हिस्से हुए, फिर मुख्तलिफ डिवीजन बने, मुख्तलिफ ज़िले बने, उन ज़िलों में मुख्तलिफ कोर्ट्स बनी, कोर्ट्स की तादाद बढ़ती गई मुकदमात के एतबार से। इन्होंने इनको किस हकीम ने कहा कि 17 जजेस होते सुप्रीम कोर्ट के, वो 17 ही नहीं। अगर इन्होंने ऐसी बात थी, नेक नियति होती, तो 17 की जगह 30 जजेस कर दें, और वो जजेस जो से हैं वो सबको काम एलोकेट होता है। ये इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं कि रोज़ ही कॉन्स्टिट्यूशनल केस ऐसे आते हैं
कि जो सुप्रीम कोर्ट का सारा टाइम ले जाते हो, बिल्कुल ही नहीं है। ये बहुत कम केसेस आते हैं और ये मामला है फुल कोर्ट का। फुल कोर्ट के केसेस कितने साल में या कितने अरसे में कितने आते हैं। नेक नियति की बात होती, इन्होंने अपने मकासद के लिए, अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आज वजूद ख़त्म कर दिया है और उन्होंने अपनी एक ज़ाती सुप्रीम कोर्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नाम से बना लिया है, जिसमें तमाम के तमाम उनके मामलात पेश होंगे और उन्हीं की मर्जी के मुताबिक हल होगा। बिल्कुल, ये एक तजिया दे रहे थे हमारे सीनियर कानूनदान और उनका ये कहना है कि ये दो जो कोर्ट्स हैं इनका अलग अलग होना और आइनी मामलात एक कोर्ट में और उसके ताबे सुप्रीम कोर्ट हो जाना और ये सारा सिस्टम जो है वो मरकज़ के यानी कि हमारी जमातों के एग्जेक्टिव के कंट्रोल हो जाना, अदलिया का जो आज़ादाना एक ख़ुद मुख्तार तरीके से जुडिशल कौंसिल के ज़रिए जज मुंतखब होते थे, अब जो है वो एग्जेक्टिव के पास तमाम अख्तियार होंगे और एग्जेक्टिव ही चला रही होगी और तमाम जो मामलात हैं इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। और इस हवाले से जो लॉयर्स इसके हक़ में हैं उनसे भी हम आप बात करेंगे और इस हवाले से भी बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे आखिरी बात के साथ है? हाँ जी, ये आपकी जो आखिरी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, किसी भी कौम का वजूद अदारों के इस्तेकाम से होता है। वहाँ जो नज़्म ज़ब्त चल रहा है, जो सिस्टम चलता है, वो अदारों का मरून मिन्नत होता है। अदारे जिस तरह मजबूत होंगे उस कौम के हकूक़ का उतना ही उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ होगा। अगर पहले तो 26 अमेंडमेंट ऐसी थी, मैंने पहले भी कहा था कि 26 अमेंडमेंट में इन्होंने सारा अपना काम कर लिया हुआ है। ये उसके ऊपर आप देखें कितना मजबूत एक खोल बना दिया कि जुडिशरी उनसे भी कोई हरकत नहीं कर सकता और बाहर से भी कोई हरकत नहीं करेगा। तो अगर अब भी कौम नहीं उठी तो ये भाईजान, ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत को एक लिफाफा पहनाया गया है और ये एक 7th जनरेशन मार्शल आया है। अगर इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, जमहूरियत को, जमहूरियतदारों को, आइन को बहाल नहीं कराएंगे तो फिर यहाँ एक क्योस ऐसा होगा कि जिसमें किसी का कोई राइट नहीं होगा और फ़र्द वाहिद एक बंदा जो कि शायद अभी अपने इस्तेकाम के लिए आगे चल रहा है वो ही डिक्टेटर होगा और है अब भी, और उसकी छड़ी के नीचे से सब चीज़ें निकलेंगी। इससे निजात के लिए ज़रूरी है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पूरी कौम की तरफ से आए, किसी एक तबके की तरफ से नहीं। तो अगर ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमारा असल कॉन्स्टिट्यूशन भी बहाल होगा, हमारा मुल्क सही तौर पे जमहूरी मुल्क कहलाएगा और जिसमें इंसाफ और रूल ऑफ लॉ, इसके दोनों तकाजे पूरे होंगे। बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ की बात की है और इस हवाले से देखते हैं कि आया कि ये जो सिस्टम लाया जा रहा है ये आवाम के लिए बेहतर है या आवाम के नुकसान आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे हर जो सीनियर कानूनदान है, हर जो एक सोचने समझने की सलाहियत इंसान रखता है, तो इस जो 27वीं अमेंडमेंट है इसको अपने तनाजुर में देख रहा है। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर।